हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम फ्रिक्शन के बारे में पढ़ेंगे और फ्रिक्शन से रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं सब कुछ कवर करेंगे। इस वीडियो में हम जितने भी फ्रिक्शन के टाइप्स होते हैं वो सारी चीज़ को हम कवर करेंगे और अच्छे से कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सबसे पहली बात कि फ्रिक्शन क्या होता है। तो फ्रिक्शन एक तरह का फोर्स है। फ्रिक्शन क्या है? एक तरह का फोर्स है जो क्या करता है, अपोज करता है। किससे अपोज करेगा? मोशन को या टेंडेंसी ऑफ मोशन को, उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। अभी बताएंगे इसका एग्जांपल। दो फ्रिक्शन के बारे में पढ़ना है, एक है ड्राई फ्रिक्शन, दूसरा है वेट फ्रिक्शन। वेट फ्रिक्शन का बारे में आप पढ़ोगे फ्लूइड मैकेनिक्स में, ठीक है। अभी आप पढ़ोगे सिर्फ और सिर्फ ड्राई फ्रिक्शन के बारे में। ड्राई फ्रिक्शन क्यों होता है? ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑफ द सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑन द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे ड्राई फ्रिक्शन क्यों होता है? ड्यू टू इरेगुलरिटीज ऑफ सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट। जैसे आप यहाँ देख सकते हो, ये एक ब्लॉक रखा गया, ठीक, और एक ग्राउंड पे रखा गया है। आपको ऐसा लग रहा है कि ये दोनों का जो रखा गया है, आपको ऐसा फील हो रहा है कि ये दोनों स्मूथली कांटेक्ट में है। मतलब कहने का मतलब, जैसे ये एक सरफेस है, ठीक है, और ये दूसरा सरफेस है, तो आपको ऐसे टच करने से फील हो रहा है कि ये स्मूथ है। उसी तरह इसको भी ऐसा लग रहा है कि ये स्मूथ है। तो दोनों को एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कराएंगे, ठीक है। तो जब दोनों स्मूथ है तो इजीली स्लाइड कर जाना चाहिए, है ना। लेकिन आप देखो, फील होगा कि कुछ फ्रिक्शन है। मतलब एक्चुअल में ये दोनों का रियल कांटेक्ट नहीं है, कुछ ना कुछ क्या है, कुछ ना कुछ इसमें इरेगुलरिटीज है। मतलब ये सरफेस आपको देखने से ऐसा लग रहा है कि, ये देखने से आपको ऐसा लग रहा है कि स्मूथ है, लेकिन ये स्मूथ नहीं है। टच करने से फील हो रहा है ऐसा, है ना। ऐसा फील हो रहा है कि ये स्मूथ है, पर ये स्मूथ नहीं है। तो यहाँ पर देखो, ये जो नीचे वाला पार्ट है हम इसको मान रहे हैं, ये वाले पार्ट को हम नीचे वाला मान रहे हैं, ठीक है। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है, ठीक है। मान लो कोई एक ब्लॉक रखा गया है, ये देखो, ये ऐसा है। ये यहाँ से ऐसे टच करने से स्मूथ लग रहा है, तो इसको ऐसे रखे है, ये ब्लॉक है। चाहे ये दो, ये ज़्यादा अच्छा है। ये एक ब्लॉक है, ऐसे रखा है। आपको यहाँ देखो, यहाँ भी स्मूथ दिखाई दे रहा है ना, इसको ऐसे रख लिए, ठीक। तो भी इसको ढकेल रहे तो रुक जा रहा। मतलब इसको आप मोशन दे रहे हो तो रुक जा रहा है। रुकना तो नहीं चाहिए था, क्योंकि इसके और इसके बीच में फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट कर रहा है। आपको देखने से फील हो रहा है कि ये दोनों कैसे है, स्मूथ है, पर ये दोनों स्मूथ नहीं होते, ठीक है। तो आखिर इसके बीच में इरेगुलरिटीज रहती है। देखो ये इसके बीच में ना इरेगुलर रहती है, इरेगुलरिटीज रहती है। देखो कैसे रहती है, मैं बता रहा हूँ। इसी छोटे से पार्ट को माइक्रोस्कोप से अगर देखा गया, जब आप इस पार्ट को माइक्रोस्कोप से देखोगे, बहुत हाईली एकदम एफिशिएंट मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप से देखोगे, तो आपको पता चलेगा कि इस सरफेस में कुछ ना कुछ रफनेस है। तो हमने बनाया ऊपर वाले बॉडी के लिए, इसकी कुछ रफनेस होगी, इसकी कुछ रफनेस होगी, एक दूसरे को, दोनों को हम इस पे रखे हैं। तो देखो, कुछ कुछ पार्ट कांटेक्ट में आ रहा है, ये पार्ट कांटेक्ट में आ रहा है, ये पार्ट कांटेक्ट में आएगा, ये पार्ट कांटेक्ट में आएगा, है ना। कुछ कुछ कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, जैसे यहाँ और यहाँ कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो इंटरलॉक हो जाता है। मतलब समझ रहे हो, दोनों जब स्लाइड करेगा तो ये क्रेस्ट और ट्रफ जो होता है ना, इसमें इंटरलॉक हो जाएगा, तो वो मूव करने नहीं देता है। तो ये रफनेस के कारण यहाँ लिखा हूं मैं, ड्यू टू रफनेस एंड इरेगुलरिटीज on the surface in contact, interlocks are developed which opposes relative motion between the surface। मतलब आप फोर्स इसको इस साइड लगाओगे, इस साइड अगर इसको खींचोगे, इस साइड अगर आप खींचोगे, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में, सरफेस जहां कांटेक्ट में रहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। इधर खींच रहे हो, इधर, तो आप इधर फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा। तो ड्राई फ्रिक्शन किसके कारण होता है? रफनेस ऑफ द सरफेस। किसके कारण होता है? रफनेस ऑफ द सरफेस। रफनेस में क्या पाया जाता है? इरेगुलरिटीज पाई जाती है। देखो इसके बीच में पहले वाली बॉडी की है और नीचे वाली ग्राउंड है, ये ग्राउंड सरफेस है, तो इसके बीच में इंटरलॉक डेवलप हो जाता है। तो आप खींचोगे ना इधर से, तो ये लॉक हो जाएगा। तो बहुत सारे कॉन्टैक्ट होंगे। देखो यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट है, यहाँ एक कॉन्टैक्ट है। अगर आप देखना चाहो तो यहाँ एक कॉन्टैक्ट है, तो कॉन्टैक्ट का नॉर्मल कैसा बनेगा? ऐसा स्ट्रेट बनता है। यहाँ पर अगर देखो, तो इसी के लिए मैंने एक नया डायग्राम बनाया है। इसी चीज को देखो ध्यान से, ये जो है ना, ये छोटा छोटा था, इसको मैंने और मैग्नीफाइड किया, तो आप देखो कुछ इस तरह से हमको दिख रहा है। तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट ऐसा है। जब यहाँ पर कॉन्टैक्ट ऐसा है, तो यहाँ पर नॉर्मल कैसे बनेगा? नॉर्मल हमेशा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट
कि ऐसे बनता है, देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसा था तो ऐसा बना नॉर्मल। तो नॉर्मल के दो कंपोनेंट, एक कंपोनेंट वर्टिकल और एक कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल। ठीक है, फिर से सुनो, ये जो नॉर्मल यहां पर बना, इसके दो कंपोनेंट, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। उसी तरह एक नॉर्मल यहाँ है, कई नॉर्मल बनेंगे। ठीक है, यहाँ पर जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना होगा, एंगल कितना है, 90 डिग्री। यहाँ पर कांटेक्ट यहाँ है, इस कांटेक्ट पर, है ना, इस कांटेक्ट पे ऐसे नॉर्मल ड्रॉ किए, तो इसकी दो कंपोनेंट होगी, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। तो आखिर फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन फोर्स जो है, ये जो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ तीन लगा, हमने तीन ही बनाया, ऐसे एक्चुअली में देखो तो कई है ना, एक यहाँ है, दो है, तीन है, चार है, पांच है, छह, कई है। हमने सिर्फ तीन ही कंसीडर किया, बहुत मैग्नीफाई करके किया। तो ये सारे कांटेक्ट फोर्स जो नॉर्मल रिएक्शन है, ये n1 है, ये n2 है, तो इसको रिजॉल्व करेंगे अलोंग एक्स एक्सिस। इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के अगर हम इस साइड अगर रिजॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, n1 cos थीटा। फिर इसको करेंगे तो क्या बनेगा, थीटा के अलोंग इस साइड करेंगे तो क्या बनेगा, n2 cos थीटा। ये सबको तुम ऐड कर दो, n1 cos थीटा, n2 cos थीटा, n3 cos थीटा, यहाँ तो 90 है। ये सभी को जब तुम ऐड करते हो तो जो इसका नेट फोर्स जो आएगा, नेट ऐड करने से जो वैल्यू आएगा, वही फ्रिक्शनल फोर्स है। समझ गए, वही फ्रिक्शनल फोर्स है। समझिए ना, फ्रिक्शन फोर्स क्या है, जो आपने नॉर्मल कांटेक्ट जो आ रहा था उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना है। जैसे ये नॉर्मल ऐसा आया, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, n cos थीटा 1, n cos थीटा, n1 cos थीटा, इसका आएगा n2 cos थीटा, इसका आएगा n2, n3 cos 90 है इसके बीच में। ये सबको ऐड कर दो तो कम्युलेटिव इफेक्ट, मतलब कम्युलेटिव पढ़े थे स्टैटिस्टिक में, सबका इफेक्ट से जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो आया कांटेक्ट फोर्स का, वही फ्रिक्शन फोर्स बताता है। जैसे आप पहले वाले में देखो, यहाँ पर आप देख सकते हो, कई है ना, कई है यहाँ पर, कई है यहाँ पर, एक दो जैसे कई कांटेक्ट है, हमने सिर्फ तीन ही को कंसिडर किया, है ना, समझ में आपको आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये एक ब्लॉक है, ये ब्लॉक जो इसमें इस तरह से रखा गया है, तो ये एक ऑब्जेक्ट है और इस ग्राउंड सरफेस पे रखा गया है। आपने फोर्स लगाया F अप्लाइड, ठीक है, तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किधर लगता है, अपोजिट डायरेक्शन में। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल फोर्स? नॉर्मल फोर्स का मतलब क्या होता है, ये जो बॉडी है, इसने ग्राउंड पे रखा गया है, तो ग्राउंड इसको एक फोर्स लगाएगा। ये जो बॉडी है, ये जो बॉडी दिखाई दे रहा है ना आपको, ये वाली, ये पूरी ब्लॉक इस ग्राउंड पे रखी गई है, तो ये ग्राउंड पे, ग्राउंड इस बॉडी पे एक फोर्स लगाएगा जिसको अपन नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, हम तो यहाँ पर हमें लग रहा है कि ये डायरेक्ट कांटेक्ट है, तो सभी का कांटेक्ट के कारण एक ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन बन रहा है। लेकिन एक्चुअल में कांटेक्ट कैसा होता है, बताए थे, पॉइंट कांटेक्ट होता है। तो मान लो यहाँ एक पार्टिकल से जिसकी कांटेक्ट फोर्स की डायरेक्शन ऐसी है, ठीक है, ये नॉर्मल फोर्स हो गया। नॉर्मल सबका इफेक्ट होता है, मतलब पूरे बॉडी के द्वारा, पूरे ग्राउंड के द्वारा जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रहा है इस बॉडी पे, उसको अपन नॉर्मल फोर्स कहते हैं। कांटेक्ट फोर्स किसको कहते हैं अपन, देखो यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स कौन सा है, यहाँ पर N1 कांटेक्ट फोर्स है, N2 कांटेक्ट फोर्स है, ये जो N1 है ना, ये कांटेक्ट फोर्स है, ये कांटेक्ट फोर्स है, ये कांटेक्ट फोर्स है N3 वाला। समझ में आ रहा है ना? फिर से देखो, यहाँ पर थे ना बहुत सारे कांटेक्ट, ये कांटेक्ट आ रहे हैं, ये कांटेक्ट आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, तो उसी तरह हमने यहाँ पर तीन ही बनाया है। तो यहाँ पर हमने ऐसा माना कि यहाँ पर कांटेक्ट हुआ, तो ऊपर साइड भी ब्लॉक पे लगा एक्शन और इस साइड रिएक्शन। ठीक है, तो, है ना, तो ये कांटेक्ट फोर्स है, इसी का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है उसको ही अपन फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। कांटेक्ट फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अपन क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स। जैसे ये कांटेक्ट फोर्स था, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को अपन क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन फोर्स। लेकिन कई कांटेक्ट फोर्स है, तो सबका कम्युलेटिव इफेक्ट क्या होगा, यानी सभी फोर्स को ऐड कर देंगे तो हमको फ्रिक्शन फोर्स मिल जाएगा। ठीक है, इस तरह से। अब ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या है, देखो, जैसे ये आपने एक ब्लॉक रखा गया है, ये माइक्रोस्कोपिक लेवल से हम जब इसको देखते हैं तो मोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, यहाँ पर बॉन्ड रहता है ना, वो जो क्रेस्ट रफ बन रहा था ना यहाँ पर, ऐसा आपने देखा था ना इस तरह से, कि एक सरफेस में यहाँ पर कैसा था, माइक्रोस्कोप से देख रहे थे कुछ इस तरह से था, ऊपर में इस तरह से था ऐसे। तो ये कांटेक्ट है, तो ये N1 बन रहा था, ये N2 बन रहा था।
है ना। इसमें टेंजेंट ड्रॉ करके नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, है कि नहीं। टेंजेंट इस पे ड्रॉ करो और उस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो, उसको कांटेक्ट फोर्स 1 कहेंगे, इसको कांटेक्ट फोर्स 2 कहेंगे। तो इसका जो ओरिजिन है, ओरिजिन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स क्या है, मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दैट इज बॉन्ड। बॉन्ड है इनके बीच में, देखो आप यहाँ पर बॉन्ड है ना, यहाँ पर ये आप देख सकते हो, यहाँ पर ये बॉन्ड है इसके बीच में, ये बॉन्ड बन जाता है। तो बॉन्ड के कारण ही वो दोनों अटैच है। तो जब आप फोर्स लगाते हो, अब देखना एक बहुत अच्छी चीज बताऊंगा, जब आप फोर्स लगाओगे, मान लो यहाँ पर आप फोर्स लगा रहे हो, जैसे इस बॉडी पे फोर्स आप इस साइड लगा रहे हो, है कि नहीं, इस साइड आप फोर्स लगा रहे हो, क्या होगा, फोर्स लगाए इस साइड, ठीक है। तो यहाँ जो बॉन्ड पहले से बना हुआ है, कहने का मतलब इसको जब इसमें हम रखे तो इसके और इसके बीच में बॉन्ड बन गया, इसके, समझ रहे, इसके इसके बीच में बॉन्ड बन गया। तो जब आप फोर्स लगाओगे तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है, और जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो क्या होगा, यहाँ पर हीटिंग इफेक्ट होता है। तो फ्रिक्शन समझ में आया ना, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखा जाए तो दो बॉन्ड बनता है, ठीक है। सो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज मच स्मॉलर। देखो एक्चुअल एरिया ऑफ जो है स्पेस, जो एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट तो यही है, ये तो एरिया, ये तो कॉन्टैक्ट में नहीं है, यहाँ ये कॉन्टैक्ट है, ये कॉन्टैक्ट है। इससे पहले वाले डायग्राम देखो, ये है असली चीज, यहाँ पर है ना, ये कांटेक्ट में नहीं है, यहाँ वाला पार्ट नहीं है, यहाँ वाला नहीं, ये सारी चीज यहाँ कांटेक्ट में नहीं है, कांटेक्ट में तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि एक्चुअल एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट इज मच स्मॉलर, बॉडी गेट हीटेड। मतलब आप जब फोर्स लगाते हो तो बॉन्ड ब्रेक करेगा, और जब बॉन्ड ब्रेक करेगा तो यहाँ ये बॉडी क्या हो जाएगा, ये ब्लॉक हीट हो जाता है। इसलिए आप ज़्यादा मूव करता, जैसे अगर टायर अगर रोड पे मूव करता तो फ्रिक्शन लगता है उसके बीच में, टायर और रोड के बीच में, तो टायर चलते चलते क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, क्योंकि फ्रिक्शन के कारण, है ना, फ्रिक्शन के कारण, फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाता है, हीटिंग इफेक्ट मिलता है, ठीक है स्टूडेंट। नेक्स्ट, फ्रिक्शन को 3 कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है, स्टैटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में अभी पढ़ते हैं, ये कब हो लगता है बॉडी में, स्टैटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब बॉडी रेस्ट में हो। लिमिटिंग फ्रिक्शन भी एक तरह का स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है वो भी एक तरह का फ्रिक्शन फोर्स है, लेकिन वो एक तरह का स्टैटिक फ्रिक्शन है, दैट इज मैक्सिमम लिमिट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब बॉडी मोशन में आता है, ठीक है ना। काइनेटिक फ्रिक्शन कब लगता है, जब बॉडी मोशन में रहता है, उस समय जो फ्रिक्शन एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट करता है, उसको अपन काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है पहले समझते हैं हम कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है। देखो कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है और उस पर, उस बॉडी पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगता है, ठीक है, रेस्ट मतलब फोर्स लगने के बावजूद भी बॉडी अगर रेस्ट में रहता है, इसका मतलब उस बॉडी पे जो फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है वो आपका स्टैटिक फ्रिक्शन है। क्या बोला, ये बॉडी है, इस पे फोर्स लग रहा है, मान लो अगर, फिर भी ये रेस्ट में है, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे ये बॉडी रेस्ट में है। यहाँ पर जो मैंने लिखा है अप्लाइड फोर्स 0 है, मतलब मैंने कोई फोर्स ही नहीं लगाया इसमें, तो इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स है ही नहीं। फ्रिक्शन का एग्जिस्टेंस तब है जब आप इस पे फोर्स लगाते हो। जरूरी नहीं है कि फोर्स लगाने से ये बॉडी मोशन में आ जाएगा, है ना। इस पे उतनी फोर्स लगानी होगी जो इस पे लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा हो। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन की भी एक मैक्सिमम लिमिट होती है। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल फ्रिक्शन होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ठीक है। फिर से सुनो, स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन है जब किसी बॉडी पे फोर्स लगे, लेकिन फोर्स लगने के बावजूद भी बॉडी मूव नहीं करे। इसका मतलब उस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है, यहाँ पर कांटेक्ट फोर्स, मतलब सरफेस जहाँ कांटेक्ट में है, उस फोर्स को हम स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं। इस कंडीशन में मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया है तो फ्रिक्शन नहीं है, ये वेरिएबल फ्रिक्शन होता है। कौन, स्टैटिक फ्रिक्शन को हम वेरिएबल फ्रिक्शन भी कहते हैं, कोई फॉर्मूला स्टैटिक फ्रिक्शन का नहीं है। यहाँ पर
एक ब्लॉक है, आपने यहाँ से फोर्स लगाया इस साइड, तो फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है। आपने फोर्स इधर लगाया, फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। यहाँ पर बॉडी भी रेस्ट में है, ठीक है, ध्यान से सुनो, बॉडी मोशन में नहीं आया है, बॉडी रेस्ट में है। तो इसका मतलब जो आपने फोर्स अप्लाई किया वही स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की यहाँ पर वैल्यू कितनी है, जितनी आपने फोर्स अप्लाइड की, बशर्ते यहाँ पर बॉडी रेस्ट में नहीं आया। तो बॉडी कब तक मोशन में नहीं आएगा, जब तक इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स नहीं लगे। ये बॉडी कब तक मोशन में नहीं आएगा, जब तक इस बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा नहीं लगे, तब तक ये बॉडी मोशन में नहीं आएगा। तो यहां पर मैंने वही लिखा है, एफ अप्लाइड जो है वो लेस देन होना चाहिए लिमिटिंग फ्रिक्शन। तब तक जो फोर्स, तब तक जो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू होगी वो स्टैटिक फ्रिक्शन होगी। एक बार एग्जांपल से समझते हैं ताकि और क्लियर हो। देखो, पहले थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ते हैं कि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, मैक्सिमम लिमिट अप टू विच स्टैटिक फ्रिक्शन बैलेंस द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी। अप्लाइड फोर्स अगर ज्यादा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से, सुनो ध्यान से, अगर अप्लाइड फोर्स ज्यादा होगा लिमिटिंग फ्रिक्शन से तो बॉडी विल स्टार्ट मूव। बॉडी तभी मूव करती है जब उस पे जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स से ज्यादा होती है। एक बार और अच्छे से समझते हैं, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन डिपेंड करता है नॉर्मल रिएक्शन पे और नेचर ऑफ रफनेस पे। जरूरी थोड़ी कि सभी पे फ्रिक्शन फोर्स सेम लगेगा। अगर ये स्मूथ सरफेस है, ठीक है, ये स्मूथ सरफेस है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक, तो ये स्मूथ सरफेस है, ये भी, तो आराम से बॉडी स्लाइड कर जा रहा है, देखो, ठीक। लेकिन इसके जगह अगर कोई रफ सरफेस रहता, ठीक है, रफ सरफेस, जैसे मैं आपको एक पेपर लेना चाहूंगा, ये पेपर है मान, ये रफ सरफेस है, इसके रेस्पेक्ट में, तो यहाँ पर इसकी रफनेस अलग है, तो नेचर ऑफ रफनेस पे भी डिपेंड करता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ रफनेस पे और नॉर्मल रिएक्शन पे। नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, आप समझ लो, कोई बॉडी अगर रखा गया है, ये बॉडी ऐसे रखा गया है, तो इस बॉडी पे ये सरफेस एक ऊपर की तरफ रिएक्शन लगाएगा जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। कौन लगाया, ये वाली सरफेस, किस पे लगाया, इस बॉडी पे ऊपर की तरफ लगाया, क्या लगाया, नॉर्मल रिएक्शन। और ये कॉन्टेक्ट सरफेस की रफनेस कैसी, उस पे भी डिपेंड करती है लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल रिएक्शन का, और जब आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाओगे तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और वो कांस्टेंट यहाँ पर है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ क्या लिखा हुआ है, क्या नाम लिखा हुआ है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं लिखा हुआ है, स्टैटिक फ्रिक्शन का तो फॉर्मूला ही नहीं होता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इनटू नॉर्मल रिएक्शन। तो भाई आखिर स्टैटिक फ्रिक्शन है क्या, स्टैटिक फ्रिक्शन की जो मैक्सिमम लिमिट है उसको अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल होता है, डिपेंड करता है कि आपने कितना अप्लाइड फोर्स लगाया, कितना फोर्स किसी बॉडी पे लगाया। एक एग्जांपल देखो, यहाँ पर एक 5 kg का ऑब्जेक्ट रखा गया है, किस पे रखा गया है, ये ग्राउंड पे रखा गया है, ये सरफेस पे। तो आप जानते हो इस 5 kg वाले ऑब्जेक्ट का फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा, तो इस 5 kg वाले बॉडी पे ऊपर की तरफ एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जिसको हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। ये नॉर्मल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एन कहते हैं। और इसी बॉडी पे जो 5 kg का ब्लॉक है
इस पे नीचे की तरफ जो फोर्स लगेगा उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अभी बॉडी रेस्ट में है, ध्यान से सुनना, आपने फोर्स लगाया इधर से, इसकी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दी गई है 0.3, तो आप पहले क्या निकालो, लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझे क्या निकालना है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन तो निकाल ही नहीं सकते, फॉर्मूला ही नहीं है उसका। किसका फॉर्मूला है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का। और लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। एन को क्या बोलते हैं, नॉर्मल रिएक्शन। बॉडी का मोशन आगे पीछे हो सकता है, ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, ये ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये बॉडी पे ऊपर वाली जो फोर्स है और नीचे वाली फोर्स बैलेंस हो रही है, यानी एन की वैल्यू 5g के बराबर है। यहाँ लिखा हूँ, जी का वैल्यू 10 ले लो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 10 लिया है मैंने, 50 न्यूटन आया। जब पुट किए तो लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आई, 50 न्यूटन। कितना, 15 न्यूटन। इसका मतलब ये है कि इस बॉडी पे अगर 15 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगेगा इधर से तो बॉडी मूव करेगी, 15 न्यूटन से कम फोर्स लगेगा तो बॉडी मूव नहीं करेगी। 15 न्यूटन जो फोर्स है वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है। समझ में आया, स्टैटिक फ्रिक्शन का मतलब यानी 15 न्यूटन तक बॉडी रेस्ट में नहीं आएगा। ये एफ अप्लाइड की वैल्यू अगर आपने 15 न्यूटन तक लगाना स्टार्ट, मतलब 14.99 तक में नहीं होगा, 15 न्यूटन में बॉडी स्लाइड करेगा। स्लाइड करेगा मतलब उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी मतलब उसकी एक्सेलरेशन जीरो होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है। 15 न्यूटन इधर लग रहा ना, 15 न्यूटन इधर फोर्स लगा दोगे तो आपकी टेंडेंसी क्या है, बॉडी को मोशन में लाने की। तो बॉडी मूव करेगा लेकिन इसका मोशन यूनिफॉर्म मोशन होगा, ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगा। और जब वेलोसिटी यूनिफॉर्म होता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। ठीक है, चलो अभी आपने क्या निकाला, आपने निकाला लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू 15 न्यूटन। अब देखो मजा देखो, मान लो अगर आपने 5 न्यूटन फोर्स लगाया होता तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लगता, 5 न्यूटन। समझो इसको, आपने यहाँ पर 5 न्यूटन अगर फोर्स लगाया है तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगता, 5 न्यूटन। देखो कैसे चेंज करेगा स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर आपने 12 न्यूटन फोर्स लगाया होता तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना लगता, 12 न्यूटन। मतलब आपने इधर 12 न्यूटन फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 12 न्यूटन। क्या समझ रहे हो आप, स्टैटिक फ्रिक्शन अपना रंग बदल रहा है, चेंज हो रहा है। पहले 5 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर देखो अगर मैं 14.99 न्यूटन फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो गई, 14.99। पहले 5 हुआ, फिर 12 हुआ, फिर 14.99 हुआ। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन को हम वेरिएबल फ्रिक्शन कहते हैं और वो अप्लाइड फ्रिक्शन पे डिपेंड करता है। तो जब भी क्वेश्चन आए तो आप पहले निकाल लेना, क्या निकालोगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो जो फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि बॉडी मोशन में आ जाएगा। अगर 15 न्यूटन से ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो ये वाली बॉडी मोशन में आ जाएगा और उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स होगा उस फ्रिक्शन फोर्स को हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। समझ में आया, जब बॉडी मोशन में आ जाएगी तो फोर्स जो लगेगा फ्रिक्शन का उसको हम काइनेटिक फ्रिक्शन कहेंगे। अब है कि अगर अगर आपने 15 न्यूटन फोर्स लगाया तो बॉडी मोशन में आ जाएगा, तो इस समय जो फ्रिक्शन फोर्स एग्जिस्ट करेगी इसका नाम क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन, और बॉडी मोशन में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन ये जो बॉडी मूव करेगी ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी क्योंकि 15 न्यूटन तो लिमिटिंग वैल्यू थी। 15 न्यूटन के बराबर फोर्स डालोगे तो बोलोगे सर 15 तो कैंसिल हो गया, बॉडी मूव कैसे कर रहा। आपकी टेंडेंसी क्या है, आपकी टेंडेंसी है कि बॉडी को मूव कराए तो ये आपको सपोर्ट करेगी और ऐसी वेलोसिटी से मूव करेगी, एकदम जस्ट स्लाइड करेगी। 5 की 10 की जिसकी भी वेलोसिटी से मूव करेगी वो कांस्टेंट उसी वेलोसिटी से चलेगी। और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट रहता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है। समझ में आ गया होगा, समझ में आया ना। चलो यहाँ मैंने लिखा है कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो लेस देन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन का। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है। क्या बोला मैंने,
लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है और काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन से कम होती है। क्यों? जब ये बॉडी मोशन में आने आ जाएगा तो उस समय फ्रिक्शन फोर्स कम लगेगा। कोई भी चीज़ अगर साइकिल रुकी हुई है तो तुमको स्टार्ट करने में ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन साइकिल जब चल रही है तो उस समय तुमको पैडल मारने में उतना फोर्स नहीं लगाना पड़ रहा क्योंकि बॉडी मोशन में है। उस समय फ्रिक्शन फोर्स कम लग रहा है। समझ गए ना? तो मोशन में जो फोर्स लगे अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। समझ गए? ठीक है, इसलिए ये पॉइंट याद रखना कि काइनेटिक फ्रिक्शन लेस होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। फिर है कहानी काइनेटिक फ्रिक्शन की। ये अप्लाइड फोर्स लगा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिट है ना। mg नीचे लगेगा, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाता है? ये सरफेस इस बॉडी पे लगाएगा। तो काइनेटिक फ्रिक्शन जब बॉडी मोशन में रहे उस समय जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको अपन काइनेटिक फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला था कि लिमिटिंग फ्रिक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था नॉर्मल रिएक्शन का, उसी तरह काइनेटिक फ्रिक्शन भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नॉर्मल रिएक्शन का। इसको हटाओगे तो एक कांस्टेंट देना पड़ेगा और इस कांस्टेंट को ही क्या कहते हैं? कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ध्यान से देखो क्या लिखा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटी है तो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन से छोटी होगी। अगर दो कोफिशिएंट दिया गया है आपके क्वेश्चन में तो जिस कोफिशिएंट की वैल्यू कम होगी समझ जाना वो काइनेटिक फ्रिक्शन है, जिसकी ज़्यादा है वो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। वन से ज़्यादा दोनों की वैल्यू नहीं होती है, कोफिशिएंट है ना, वन से ज़्यादा नहीं होती है। और अलग अलग टाइप के सरफेस के लिए अलग अलग कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होती है। वो डिपेंड करता है कि स्मूथनेस कैसा है। ठीक है, समझ में आया ना? तो ये चीज़ आप बिल्कुल याद रखना। नेक्स्ट है एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ध्यान से देखो, ये एक बॉडी इस तरह से रखा गया है। इस बॉडी पे आप जानते हो आपने फोर्स इधर अप्लाई किया तो ये जो ग्राउंड है, ये ग्राउंड इस बॉडी पे एक ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगा जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। समझे? ये जो बॉडी है इसको मैंने इधर फोर्स लगाया तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा? अपोजिट डायरेक्शन में। ये डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। लेकिन मैंने जो फोर्स लगाया अप्लाइड इधर लगाया। इस ब्लॉक पे फोर्स कहाँ कहाँ लग रहा है? एक फोर्स इधर लग रहा है जो अप्लाइड है, एक फोर्स कांटेक्ट में लग रहा है जो फ्रिक्शनल फोर्स है। ठीक है, और ये बॉडी पे, ये जो बॉडी है, जो ब्लॉक आपको दिखाई दे रहा है रेक्टेंगुलर, ये जो ब्लॉक है ना रेक्टेंगुलर, है ना, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक, इस पे ये सरफेस, ये वाली सरफेस ऊपर की तरफ रिएक्शन लगा रही जिसको हम नॉर्मल रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, और ये अपना अपन जानते हैं फ्रिक्शन फोर्स इधर लग रहा है, ये रिजल्टेंट हो जाएगा, यानी नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट आर हो जाएगा। ठीक है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन किसके बीच का एंगल होता है? रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन। मतलब बॉडी पे जो फोर्स लग रहा है वो जितनी इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन है उतनी लग रही है, तभी तो बॉडी पे लिमिटिंग फ्रिक्शन लग रहा है, मतलब मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है इस बॉडी पे। फिर से सुनो, किसके बीच का एंगल है? ये थीटा को ही क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। किसके बीच का एंगल? रिजल्टेंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल। रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? पैरेललोग्राम लॉ से। ये लाइन के पैरेलल इधर ड्रॉ किए, इसके पैरेलल इधर ड्रॉ किए, दोनों को जोड़ दिए, ये रिजल्टेंट इफेक्ट देगा, यानी इसका और इसका दोनों का जो मिला करके इफेक्ट दे रहा है उसको हम रिजल्टेंट कहते हैं। अब एक चीज बताओ आप, ये रिजल्टेंट और नॉर्मल रिएक्शन, इन दोनों के बीच के एंगल को ही हम क्या कहते हैं? एंगल ऑफ फ्रिक्शन। 1 मार्क्स क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन? इट इज द एंगल बिटवीन resultant of limiting friction and normal reaction. This is resultant of limiting friction and this is normal. तो इसके बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं। अगर आप इस ट्रायंगल को कंसिडर करो तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये थीटा, थीटा का अपोजिट परपेंडिकुलर और ये बेस है, तो टेन थीटा का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो टेन थीटा की जगह हम क्या लिखेंगे? ए बी बाई बी सी। परपेंडिकुलर क्या है?
ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की वैल्यू b है, ये तो नॉर्मल रिएक्शन है। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, ए बी बाई बी सी। और ए बी क्या है, यहाँ से यहाँ की मैग्नीट्यूड को अपन क्या बोल रहे हैं, ए बी देखो यहाँ से यहाँ तक की मैग्नीट्यूड एक तरह का फोर्स है। यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है ना, तो अपन ए बी को क्या लिख सकते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स। तो अपन फ्रिक्शनल फोर्स लिख दिए, ठीक। और बी सी को क्या लिखेंगे, तो बी सी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है, ये नॉर्मल रिएक्शन है, क्योंकि वेक्टर को हम एरो से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसकी मैग्नीट्यूड हो गई और ये इसकी डायरेक्शन हो गई। तो बी सी है क्या, बी सी वेक्टर क्या है, बी सी वेक्टर नॉर्मल रिएक्शन है। अगर 10 नॉर्मल नॉर्मल रिएक्शन अगर 10 न्यूटन तो इतना छोटा बनाए, अगर 20 रहता तो डबल बनाते, यहाँ से यहाँ तक बनाते, यहाँ तक, ठीक है ना। मतलब ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, यानी ये नॉर्मल रिएक्शन एन है। तो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो म्यू एन होता है। तो म्यू म्यू कट गया, सॉरी एन एन कट गया, म्यू बचा। सो tangent of frictional angle of friction, that is tangent of angle of friction gives coefficient of friction. What is the relation between angle of friction and coefficient of friction? It is tangent of, that is tangent of angle of friction is coefficient of friction. समझ गए? What is coefficient of friction? It is tangent of, it is tangent of angle of friction. ठीक है, नेक्स्ट एंगल ऑफ रिपोज क्या है। थोड़ा इसको एक चीज मैं डायग्राम यहाँ बना करके समझाना चाहूंगा तुमको। देखो, ये एक सरफेस है और ये थोड़ा सा इंक्लाइन में एक ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा गया है। अभी बॉडी स्लाइड नहीं कर रहा, ये जो ब्लॉक है ना ये नीचे की तरफ स्लाइड नहीं कर रहा, लेकिन इसी को अगर तुम इतना इंक्लाइन कर दोगे तो ये बॉडी स्लाइड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है, सुनना, एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है जिसमें बॉडी स्लाइड होना स्टार्ट होती है। क्योंकि ये लाइन जो है, अगर इसी के ऊपर कौन साइड रहती, ठीक है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाली लाइन इंक्लाइन जो है, अगर मान लो इसके यहाँ रहती है, ऐसे मैं इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, देखना येलो कलर से ड्रॉ कर रहा हूँ इतना, और इसके ऊपर अगर ब्लॉक है तो ये ब्लॉक स्लाइड नहीं करेगी। इस लाइन को थोड़ा उठाएंगे, यानी इंक्लिनेशन को बढ़ाएंगे। तो अगर इंक्लिनेशन को बढ़ाते हैं, इतना बढ़ा दो कि बॉडी स्लाइड होना स्टार्ट कर दे, इतना बढ़ा दो कि बॉडी स्लाइड होना स्टार्ट कर दे, तो जो एंगल पे स्लाइड होगा उसी एंगल को अपन फाई कहते हैं, और वही एंगल कहलाता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, सॉरी एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या है, एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल है, देखो मैंने डेफिनेशन लिखा है, इट इज द मिनिमम एंगल, ये एक मिनिमम एंगल है, देखो यहाँ वाला एंगल, सच दैट इंक्लाइन प्लेन मेक्स विद द, किसके बीच का एंगल, ये वाली इंक्लाइन प्लेन जो है ना, ये वाली इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल है, ये हॉरिजॉन्टल हो गई, और ये इंक्लाइन प्लेन के बीच का एंगल है, मिनिमम एंगल है, जिसके कारण बॉडी क्या होगी, जस्ट बिगिन टू स्लाइड डाउन, स्लाइड करना स्टार्ट करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बताऊंगा आपको, स्लाइड का मतलब ऐसा नहीं भागेगी जोर से, स्लाइड का मतलब धीरे धीरे करके नीचे उतरेगी, स्लाइड का मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी से बॉडी मूव करेगी, यानी बॉडी का एक्सेलरेशन 0 होगा, मतलब बहुत ही धीरे धीरे करके स्लाइड करेगी। मतलब उसकी मोशन को आप विजुलाइज नहीं कर पाओगे, इतनी धीरे धीरे स्लाइड होगी। लेकिन सुबह से देख रहे हो और शाम तक में देखोगे तो नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। ऐसा मोमेंट होता है कि आपको दिखाई नहीं देगा, बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको उसकी मोशन दिखाई देगी, यानी वो बॉडी स्लाइड कर रहा है। तो स्लाइड मतलब क्या होता है फिजिक्स में, बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे की तरफ मूव करेगी, ठीक है। अब बताओ, बॉडी यहाँ पर रखा गया था, बॉडी ऐसे करके है ना, ये बॉडी है, इस पे नीचे की तरफ क्या लगता है, डायरेक्ट नीचे क्या लगेगा, ये नीचे की तरफ mg, ये बॉडी था ना, इस पे नीचे की तरफ क्या लगता है, डायरेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड mg। और हम क्या करेंगे, ये जो इंक्लाइन सरफेस है, ये वाली जो इंक्लाइन सरफेस आपको दिखाई दे रही है, ये इस बॉडी पे, ये जो बॉडी है कैसा फोर्स लगाएगा, ये इंक्लाइन सरफेस इस बॉडी पे ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, ये ऊपर की तरफ क्या लगा रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एन। इसी नॉर्मल रिएक्शन को अगर नीचे की तरफ प्रोजेक्ट कर दिए तो ये जो एंगल है और ये एंगल बराबर होगी, यानी ये एंगल क्या होगी, ये भी एंगल
फाई होगी, है ना। मैंने थीटा लिख दिया है, इसको मैं फाई चेंज कर देता हूँ। ये एंगल क्या है, ये एंगल फाई है, हमने फाई माना है, ठीक है। थीटा नहीं, हमने कौन सा एंगल माना है, फाई माना है, फाई है। क्योंकि थीटा तो हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन को लिया था, जो नॉर्मल और रिजल्टेंट के बीच में था, है ना। चलो, ये फाई क्यों हुआ, क्योंकि आप यहाँ देखो ये थीटा है ना। तो ये कितना होगा, इसको अगर आगे बढ़ाओगे तो यहाँ पर ये थीटा है, अगर इसको आगे बढ़ा दोगे तो ये 90 हो जाएगा, और ये हो जाएगा, ये एंगल क्या होगा, ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस फाइव। और ये पूरी एंगल जो है, ध्यान से देखना, ये पूरी एंगल 90 है ना, कौन सी, ये यहाँ से यहाँ तक 90 है। तो यहाँ से यहाँ तक जो एंगल है वो अगर आपने 90 माइनस फाइव माना है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाली एंगल क्या होगी, फाइव होगी। ये तो चीज़, ये लाइन आप याद कर लो, बहुत ईजी है, ध्यान से देखना, मैं फिर से बता रहा हूँ। ये जो एंगल है एम जी और नॉर्मल के जो बीच का एंगल होता है वो सेम होता है, यानी ये भी क्या होगा, फाइव। यहाँ एम जी और यहाँ पर फाइव, तो इसको रिजॉल्व करेंगे तो ये जो मिला हमको, ये क्या कहलाएगा, एम जी कॉस फाइव। और एम जी कॉस फाइव में अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो वो क्या मिलेगा, एम जी साइन फाइव। और एम जी साइन फाइव तुम इधर क्यों नहीं ड्रॉ किए, इस साइड ड्रॉ इसलिए नहीं किए क्योंकि ये एम जी जो है इसकी दो कंपोनेंट है, इस साइड और इस साइड, ऐसा इधर थोड़ी जाएगा, फोर्स इधर कैसे लग सकता, सोचो थोड़ा। इसी को तो रिजोल्व किए, वर्टिकल और हॉरिजेंटल, ऐसा, ठीक है। तो इस साइड होगा एम जी साइन फाइव, इस साइड होगा एम जी कॉस फाइव। अब देखो यहाँ पर बैलेंसिंग फोर्स कौन है, एन की जगह में आप क्या लिख सकते हो, एम जी कॉस फाइव, यहाँ लिख दिया गया। मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन, दैट इज, क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम लिमिट को ही लिमिटिंग फ्रिक्शन कहते हैं। फिर से सुनो, स्टैटिक फ्रिक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका नाम क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, म्यू एन, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स क्या लग रहा है यहाँ पर डायग्राम में देखो, क्योंकि स्लाइड करेगा तो बॉडी इधर मूव करेगा, तो फ्रिक्शन फोर्स किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में। स्लाइड करने का मतलब होता है ये वाली फोर्स और ये वाली फोर्स बराबर है। तो बोलोगे सर दोनों फोर्स बराबर है तो बॉडी नीचे ही क्यों जा रहा है, क्योंकि हमारी टेंडेंसी इसको नीचे ले जाने की है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। तुम बोलोगे सर ये दोनों फोर्स बराबर है तो ये नीचे क्यों जा रहा है, ज्यादा रहता तो समझ में आता नीचे जा रहा, नहीं, तुम्हारी टेंडेंसी इसको नीचे लाने की है, तो तुम्हारी टेंडेंसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो फ्रिक्शन फोर्स किस साइड लगेगा, जब बॉडी इधर जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। बॉडी अगर इधर जाएगा तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स, ठीक है। और एन इज इक्वल टू एम जी कॉस फाइव है, बैलेंसिंग से ये और ये फोर्स बराबर है, ये और ये फोर्स बराबर है, एन इज इक्वल टू एम जी कॉस फाइव एंड एम जी साइन फाइव इज इक्वल टू, क्योंकि स्लाइड कर रहा मतलब ए कितना होता है, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू जीरो, नहीं तो आप लिख भी सकते थे। देखो अगर आप लिख भी सकते थे, स्लाइड का मतलब याद रखना, स्लाइड का मतलब बॉडी की वेलोसिटी क्या होती है, कांस्टेंट, और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो, क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो v भी सेम है, u भी सेम है, तो v माइनस यू करेंगे तो क्या मिलेगा, जीरो ही मिलेगा। v और u को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, जीरो, ठीक है। तो ए जीरो आया, तो नेट फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, यानी आप लिखोगे एम जी साइन फाइव माइनस फ्रिक्शनल फोर्स मैक्सिमम दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन इज इक्वल टू एम इंटू ए क्या है, जीरो, तो ये जीरो टर्म पूरा आ गया, ये माइनस वाला उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। दैट्स वाई एम जी साइन फाइव इज इक्वल टू क्या लिखा हूँ, एम जी साइन फाइव इज इक्वल टू मैक्सिमम लिमिटिंग फ्रिक्शन, क्योंकि बॉडी स्लाइड होना स्टार्ट किया है, क्योंकि स्लाइड के कंडीशन में ही वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। जो भी डाउट होगा मुझे आप कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर वन इक्वेशन मिला, टू इक्वेशन मिला, टू को वन से डिवाइड कर दो, टू को वन से डिवाइड कर दो तो फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल, ये नीचे ऊपर है और ये नीचे है, यहाँ क्या है, एम जी साइन फाइव एम जी कॉस फाइव, एम जी कैंसल, साइन बाई कॉस क्या होगा, टेन, साइन बाई कॉस क्या होगा, टेन। और फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू एन, तो आप यहाँ क्या लिख दोगे, म्यू एस, क्योंकि मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन दैट इज लिमिटिंग फ्रिक्शन है ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू एस एन, मैक्सिमम, क्योंकि स्टैटिक का तो फॉर्मूला ही नहीं होता, और यहाँ बॉडी तो
काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं ले सकते क्योंकि बॉडी स्लाइड कर रहा है, बॉडी मूव नहीं कर रहा, बॉडी स्लाइड कर रहा है। जब स्लाइड करता है तो अपन इस लिमिटिंग फ्रिक्शन लेते हैं, इसलिए म्यू एस एन, और नीचे में एन था, देखो यहाँ पर, यहाँ एन था ना, और इसका म्यू एस एन, तो एन एन कैंसिल, एन एन कैंसिल, म्यू एस आया, यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज इक्वल टू साइन बाई कॉस टेन फाई। सो व्हाट इज, तो टेंजेंट एंगल ऑफ, कर दोगे अगर, एंगल ऑफ, क्या बोलते हैं इसको, पाई को, पाई को अपन बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो टेंजेंट एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। टेंजेंट एंगल ऑफ रिपोज, टेंजेंट एंगल ऑफ रिपोज इज इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन, हियर फाई इज एंगल ऑफ रिपोज। समझ गए? ठीक है स्टूडेंट, आज की क्लास में इतना ही। ठीक है, कल हम पढ़ेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में, बैंकिंग ऑफ रोड के बारे में। ठीक है, बैंकिंग ऑफ रोड के दो कंडीशन को हम देखेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। कोई भी डाउट हो कमेंट कर देना, आंसर जरूर बताएंगे। थैंक यू।